अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद असर कसूरी और आप देख रहे हैं द ग्रिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े यहूदी एजेंट जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसकी स्पीच मेरे सामने आई है, सुनिए और इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आप वाकई ही ये यहूदी एजेंट है या इस्लाम का अलमबरदार। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था? तो 700 साल तक सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे और इसीलिए मुसलमानों का जो सिर्फ तलवार की वजह से मुसलमानों पर नहीं आए थे, इल्म की वजह से आए थे और इल्म ताकत है। और ये आप हैरान होंगे सुन के कि जब अंग्रेज ने हुकूमत शुरू भी कर दी और मुसलमान कमज़ोर भी हो गए हिंदुस्तान में, तो जो 1815 में एक अंग्रेज लिखता है जो गवर्नमेंट कॉलेज का पहला प्रिंसिपल था, वो कहता है कि जो दिल्ली के जो टॉप मदरसे थे उनकी स्टैंडर्ड जो उस वक्त दिल्ली कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया था उससे ज़्यादा ऊपर थी और उन मदरसों की स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के मुकाबले में थी। नाज़रीन, वीडियो को पूरा सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है और बताना है कि ये वाकई यहूदी एजेंट है या इस्लाम का अलमबरदार। अंग्रेज़ों ने किया क्या कि मदरसों के जो वक्फ होता था, जिससे वो पैसे देते थे बड़े बड़े आलमों को ताकि बड़े ज़बरदस्त टीचर होते थे मदरसों के, इसलिए तो स्टैंडर्ड ऊपर थी। अंग्रेज़ों ने वक्फ सारे काबू कर लिए और तनख्वाह के ऊपर लगा दिया और तनख्वाहें अपने कॉलेज वाले टीचर्स को ज़्यादा दे दी जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और आहिस्ता 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 जो पैसा था जिस पे मदरसे के आलिम जाते थे उनका पैसा कम कर दिया। तो उसने बड़े सोच समझ के मुसलमानों का तालीम का निज़ाम ख़त्म किया था। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाली हमने ऐसी बातें सिर्फ उलमाए कराम से ही सुनी और कोई दुनियादार, कोई हुक्मरान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, कोई भी बड़ा ओहदेदार ऐसी बातें कभी ना कर सका और ना ही हमने अपने कानों से सुनी। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो पाकिस्तान का सरबराह भी रहा हो, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, बड़े ओहदे पर फाइज रहा हो और उसने इस्लाम के बारे में इतने दबंग तरीके से और इस्लाम की हकानियत के बारे में ऐसी बातें की हो तो ज़रूर उसका लिंक सेंड कीजिए या उस पर शेयर कीजिए ताकि पता चले क्या इमरान है, क्या मुकाबले में कोई और भी था जो ऐसी इस्लाम की बातें करता था, जो इस्लाम का असल चेहरा था। और यही बातें उलमाए कराम से हम सारी ज़िंदगी सुन रहे रहे कि अंग्रेज़ ने किस तरीके से इस पाकिस्तान को, जो मुसलमानों को यरगमाल बना और मुसलमानों पर कब्ज़ा किया। सुनिए, मज़ीद सुनिए। जब तालीम ख़त्म हुई तो मुसलमान नीचे गए। तो जो मैं आज जो मैं मुबारक देना चाहता हूँ शफ़क़त आपको कि हमने ये फ़ैसला किया है कि ये जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ तालीमी निज़ाम था जिसने तबके पैदा किए, एक उसने छोटा सा क्लास बना दी अंग्रेज़ी बोलने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों का और उसके बाद उसने एक उर्दू मीडियम आम लोगों के लिए बना दी और जो मदरसे थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ जो सबसे कमज़ोर तबका था मुल्क में एक ऐसा तासुर गया कि सिर्फ वही जाते हैं मदरसों में। और हमने ये फ़ैसला किया था हमारी जब गवर्नमेंट आई कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक तरफ हम उर्दू मीडियम है, एक तरफ दीनी मदरसे हैं और एक छोटी सी थोड़े से लोग इंग्लिश मीडियम। एक ही मुल्क में 3 कौमों का मुख्तलिफ सिलेबस चल रहा है और जो हमारे दीनी मदरसे में बच्चे थे उनको हम ऐसी तालीम ही नहीं दे रहे कि वो ऊपर आ सकते हैं। देखिए, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पे जोर दिया था तो तालीम का मतलब क्या है, इस्लाम हमें क्या चीज़ सिखाती है? सबसे बड़ी चीज़ इस्लाम हमें सिखाता है इंसान बनना। जो ये एटम बॉम्ब है ये बड़े साइंसदानों ने बनाया हुआ है, जो उससे यानी दुनिया की तबाही होती है ये भी इल्म वाले, तालीम वाले साइंसदानों ने बनाया ना। लेकिन जो इस्लाम है वो तालीम के साथ साथ, साइंस के साथ साथ हमें इंसानियत भी बताता है। वही इंसान एक ऐसी दवाई निकाल सकता है जिससे लाखों करोड़ लोगों की भलाई हो सकती है और वो फिर बॉम्ब भी बना सकता है जिससे करोड़ों लोग तबाह भी हो सकते हैं। तो इस्लाम और जब तालीम साथ जाते हैं तो हम एक कौम को एक इंसानियत की तरफ भी लेके जाते हैं। एक इंसान का सिर्फ एक पैसा बनाना पहलू नहीं है कि आप उसको वो पढ़ा दें तालीम ताकि वो अच्छी नौकरी लेके पैसा बनाना शुरू कर दे। जो हमें इस्लाम बताता है, हमारा दीन बताता है और भी दीन बताते हैं जो कभी साइंस नहीं बताती कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और अब मरने के बाद हमें क्या होगा।
یہ صرف دین کے اندر ہے. سائنس آپ کو اس کے جواب نہیں دے سکتی. تو کیونکہ اگر سائنس جواب نہیں دیتی تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد مقصد ہی پیسہ بنانا ہے. پھر ہر طرح انسان پیسے بناتا ہے. جو حق رائے حق یہ تو صرف ہمیں تعلیم بتاتی ہے, دینی تعلیم اچھے برے کی تمیز بتاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہمیں بتاتی ہے, ہمیں سمجھاتی ہے دین کہ جو آپ کا مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے دنیا میں. کیونکہ ہر وقت آپ کو وہ دو راستے ملیں گے دنیا میں. ہر انسان کو صبح بھی آپ اٹھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو فیصلے دو چیزوں میں کرنے پڑتے ہیں. ایک وہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ایک وہ راستہ ہے. اور ایک وہ راستہ ان کا راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے, جو شیطانیت کا راستہ ہے. یہ آپ کا, جب آپ کو جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کو تعلیم ملتی ہے, آپ کو راستہ, وہ سیدھا راستہ جس کو اللہ نے, جس راستے پہ ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس راستے پہ, تو یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے علم, تعلیم, انسانیت جو ہمیں دین سکھاتی ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم دین بھی ساتھ سکھائیں اور ساتھ ساتھ ان کو پھر ہم موقع دیں کہ وہ کچھ بھی بن سکیں. اب علامہ اقبال تھے جس نے سب سے زیادہ, علامہ اقبال نے لوگوں کی طرف, پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے تھے. کیونکہ جی تو ناظرین, ایسی اسلامی تاریخ اور اس طرح حوالے آج سے پہلے ہم نے صرف علماء کی زبانی سنے. میرے کہنے کا مطلب اور باقی لوگ بھی تاریخ دان بھی بیان کرتے رہے, بہت سارے دیگر لوگ بیان کرتے رہے, لیکن میں پاکستانی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی پاکستان میں حکمران آئے قائد اعظم کے علاوہ, اس سے آگے چلتے جائیں. قائد اعظم نے بھی اسلام کی باتیں کی, اسلامی تاریخ کی باتیں کی اور پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی باتیں کی. ان سے آگے آتے جائیں. ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نہیں ملتا جس طرح جو موجودہ حکمران بھی ہم پر مسلط ہیں. ان کو دیکھ لیں, ان کی کوئی ایسی ویڈیو جو اسلام کو اس قدر یہ ان کے دل میں چاہت ہو اسلام کی سربلندی کے حوالے سے, پاکستان میں اسلامی نظام کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو سینڈ کرے جو اس ضرورت مند اور بہادر اس طرح لیڈر نے بیان کی اور قوم کو سمجھایا ہو کہ ہم کس طرح غالب آ سکتے ہیں جب ہم اسلام اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. سنیے. ایک طرف مغربی تعلیم تھی, متاثر ہو گئے لوگ مغربی تعلیم سے کیونکہ مغرب ساری دنیا پہ چھا گئی. تو لوگ سمجھے کہ وہ جو مغرب چھا گئی تو جو مغرب کہتی ہے وہی ٹھیک ہے. اس کا مقابلہ علامہ اقبال نے کیا. اور کیسے؟ انہوں نے پہلے مغربی فلسفے سارے پڑھے, قرآن کی ان کو سمجھ تھی, انہوں نے پوری اسلام کی تاریخ ان کو پتہ تھی. پھر جو علامہ اقبال کی شاعری تھی, انہوں نے جو مغرب اور موازنہ کیا, ان کی طاقت کیا ہے, مسلمانوں کی طاقت کیا ہے, آج مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے اور ان کی مغرب تہذیب کی کمزوری کیا ہے. وہ صرف وہ کر تب سکے جب انہوں نے مغربی فلسفے بھی پڑھے. اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ اب اپنی تعلیم کو آہستہ آہستہ, یہ جو کریکولم کمیٹی بنائی ہوئی ہے شفقت محمود, اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کا, ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ پورا ایک جو پاکستانی نوجوان ہو, یہ ایک پوری طرح ایک آل راؤنڈڈ انسان, آل راؤنڈ. جی تو ناظرین, آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کیا ایسی باتیں کرنے والا یہودی ایجنٹ ہو سکتا ہے. کیا کبھی اس سے پہلے کبھی کسی حکمران نے, کسی وزیر اعلیٰ نے, کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم نے ایسی اسلام کی سربلندی اور امیر اور غریب کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے, ایک نظام دینے کے حوالے سے, سب کو برابر یکساں حقوق جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہی سب کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں, تو وہ لازمی بتائیے گا. مزید سنیے. نکلے, اس کے اپنے دین کی بھی سمجھ ہو, اسلام کی تاریخ کی بھی سمجھ ہو, اس کو مغربی سائنسز جو آگے ہمارے سے نکل گئے ہیں اس کی بھی سمجھ ہو, اور وہ پھر نکلے گا جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی, وہ پاکستانی جو اپنا مقصد سمجھے گا کہ ہم یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا تھا. کوئی باقی سارے یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے لیے بنا تھا, اور جو ہمارے نظریاتی رول ماڈل, جو ہمارے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, تو قائد اعظم ہے نا ہمارے پولیٹیکل رول ماڈل, جو لیڈر کیا ہوتا ہے وہ قائد اعظم تھے. پھر جو نظریاتی ہمارے رول ماڈل تھے وہ علامہ اقبال تھے. اور میں یہ ضرور کہوں گا شفقت کہ آپ نے اقبالیات ضرور پڑھانی ہے لوگوں کو, کیونکہ جو علامہ اقبال کی جو تجزیہ ہے
मगरब, यानी जब आप इकबाल को समझ जाते हैं, अल्लामा इकबाल को, तो आप समझ जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है। वो क्या वजह थी? वो क्या वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल बाद मोरक्को से लेके तो वो मुसलमान हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पहुंच गया था। इतनी तेज क्या चीज थी? उनके पास कोई जदीद हथियार नहीं आए थे, उनकी फौजें भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी ईमान की कुव्वत आई थी कि वो दुनिया में छा गए थे। और फिर 700 साल तक जो दुनिया का सबसे अजीम कौम थे वो मुसलमान थे। तो वो भी हमारे कितने लोगों को इस चीज का पता है कि वो क्या चीज थी? इसकी भी रिसर्च हमें करनी चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को पढ़ाएं तो सही कि क्या चीजें थी, क्या वजह थी, क्या वो आग लगी थी कि वो सारी दुनिया में फैल गए। सब उनके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर घुट्टे टेक गए। और क्या वजह कि हम आज ये हाल है आज मुसलमान दुनिया का, आज कि सारी जगह आग लगी हुई है, हर जगह मुसलमान का कत्ल हो रहा है। कश्मीर में देखें, कहीं भी ये कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी और कौम के साथ ये हो, ईसाइयों मसीह बरादरी से हो, यहूदियों से ये हो, और किसी से, यूरोपियन से ये हो, मुसलमानों से ये जो आज हो रहा है। 80 लाख लोगों को एक ओपन जेल में बंद किया हुआ है तकरीबन 2 महीने से। कमजोरी है ना हमारी, क्योंकि तालीम में हम पीछे रह गए हैं। और मैं ये एक ज़रूर कहूँगा कि हमने, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने हमने फैसला किया है कि हम अब 2 चीज़ें करेंगे। एक, हम एक टीवी चैनल निकालेंगे जिस तरह अल जज़ीरा है, BBC है, लेकिन उसका मकसद ये होगा कि मुसलमानों की जो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आता, हमारा जो मौक़िफ़ सामने नहीं आता, हमारा भी मौक़िफ़ सामने आए दुनिया के अंदर। अंग्रेज़ी चैनल होगी ताकि दुनिया में हम बताएं मुसलमानों को कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। और दूसरी, हम फिल्में बनाना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर फिल्में आती हैं, हॉलीवुड की फिल्म होती है, या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होकर फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं। हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं जो बताएं कि यही जो मैंने अभी आपसे बात की है कि वो क्या चीज़ थी मुसलमानों। एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बनाए, और जो हमारे इतने हीरो निकले थे उनके ऊपर फिल्में बने। पता तो चले हमारे लोगों को ये कौन थे। हमारे अपने बच्चों को आज मगरबी हीरों का पता, लेकिन पता नहीं कि ये इस्लाम की तारीख क्या थी, कैसे किस तरह ये मुसलमानों पर आए थे। आप तुर्कों ने एक फिल्म बनाई है, सीरियल बनाया है जिसका नाम है, जिसको रिजरेक्शन उसको कहते हैं, फिल्म का नाम है। हम चाहते हैं उर्दू में डबिंग हो, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि तुर्क कैसे ऊपर गए और कैसे उन्होंने सारे आधे यूरोप के ऊपर सबसे बड़ी अजीम पावर थी वो। उन्होंने तारीख बताई कि वो कौन थे, उनके जो उनके तुर्कों का जो पहला सुल्तान था, जो सल्तनत उस्मानिया का जो पहला उस्मान था, उनकी तारीख बताई। तो पता तो चले लोगों को कि क्या थी हमारी तारीख। तो इतना ज़्यादा इस वक्त मगरब की उनकी जो तहजीब का हमारे ऊपर असर हुआ कि हमें यही नहीं पता कि हम क्या थे। और यही मैं इंशाल्लाह, एक तो हम मीडिया के ऊपर भी आएंगे और एक हम अपना तालीमी निज़ाम सिंक्रोनाइज करेंगे। तो सारों का जो एक सिलेबस होगा, वो सारे बच्चे एक सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्पेशलाइज करना चाहता है उनके लिए एक्स्ट्रा फिर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन एक सिलेबस इसलिए ज़रूरी है, एक तो हम एक कौम बने, बटे ना हुए मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स में, और दूसरा हमारे जो हर पाकिस्तानी को मौका मिले ऊपर आने के लिए। इस वक्त जो हमारा सिस्टम है, इसमें अक्सरियत ऊपर ही नहीं आ सकती, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको नहीं मिल सकती। यहाँ जो अच्छी अच्छी नौकरियां पैसे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिलती हैं, उनको वो मॉडर्न एजुकेशन दे देते हैं, और बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने का। तो हमारा ये कोशिश ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में जो भी अब हमारा निज़ाम बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता, ये मुश्किल काम है क्योंकि इसको बड़ी मेहनत से तबाह किया गया था। अब हमने इसको फिर से ठीक करना है, इसको खड़ा करना है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें अपना मकसद पता है क्या है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक सारे हमारे हर गरीब से गरीब घराने के बच्चे को मौका मिले मुल्क में ऊपर आने, मेहनत